सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल जो चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। तो सही उत्तर होगा भारत ने। हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप की। अभी जो 2026 में ये हुआ 7वां एडिशन हुआ। 31 जनवरी को शुरू हुआ था, 7 फरवरी तक चला ये। और हुआ कहां पर? ये हुआ पोखरा नेपाल में, जो रंगशाला स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन हुआ था। तो इसको जीत लिए। और यहाँ पे भारत ने हराया किसको? बांग्लादेश को हराया है। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट रही मुन्नी, भारत से है। और फेयर प्ले अवार्ड भी भारत को दिया गया। अब यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। और अंडर 19 से आपको साथ में याद आएगा, अभी 2 दिन पहले हमने पढ़ा था आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ था, उसको भारत ने ही जीता था। वहां पे भारत ने इंग्लैंड को हराया था, तो वो भी याद रखना। अभी हम फुटबॉल से संबंधित करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। देखो, आपको याद होगा अभी बैलन डी अवार्ड दिया गया था। अगर वुमेन्स कैटेगरी में बात करें तो एटना बोनमाटी को मिला था। ये स्पेन की है और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती है। पुरुषों में उस्मान डेम्बले को मिला था, ये फ्रांस से हैं और पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिए खेलते हैं। और लियोनेल मेसी आपको बताया जब भारत आए थे तो उनकी 70 फुट ऊंची एक विशाल लोहे की प्रतिमा बनाई गई थी कोलकाता में। और फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था उस्मान डेम्बले को। ये जो हमने ऊपर नाम पढ़ा है ना, उस्मान डेम्बले, ये वही है। और फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर एटना बोनमाटी को चुना गया, ये जो हमने ऊपर पढ़ा बैलन डी में, ये वही है। उसके अलावा प्रोजेक्ट महादेवा, ये महाराष्ट्र ने शुरू किया था। उद्देश्य था ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना। दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025, ये कतर में हुआ था। इसको पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता और फ्लेमिंगो को हराया था। ये पेरिस सेंट जर्मेन, ये फ्रांस का क्लब है। उसके अलावा डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26, इसको जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी बोलते हैं, पंजाब में हुआ था। मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। और अभी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने थे खालिद जमील। जबकि 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025, मतलब महिलाओं का कोपा अमेरिका, जो इक्वेडोर में हुआ था, उसको ब्राजील ने जीता, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहां पर शुरू हुई? हैदराबाद में, हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में। एफपीए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद सलाह, मिस्र से हैं। अभी डूरंड कप 2025 का 134वां संस्करण हुआ था और इसको जीता किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा करके। और उसी तरह से आपको याद होगा अभी जो पहला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 हुआ था, ये हुआ था काठमांडू नेपाल में। और इसको जीत लिया ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने, नेपाल को हरा करके। बाकी फीफा अरब कप 2025 जो कतर में हुआ था, उसको मोरक्को ने जीता, जॉर्डन को हरा करके। बाकी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की भी बात कर ले तो स्थापना होती है 1997 में। इसका मुख्यालय आपको ढाका बांग्लादेश में मिलेगा। प्रेसिडेंट है काजी सलाउद्दीन, बांग्लादेश से हैं, लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पीपी लक्ष्मण, वो भारत से थे। ठीक है, तो फुटबॉल वाला ही हमारा ये प्रश्न था। और फुटबॉल से संबंधित ये सारे करंट अफेयर जो लेटेस्ट है वो मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस को किसने जारी किया है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो याद रखेंगे अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस को जारी किया। एफपीआई का मतलब यहाँ पे यही हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और यहाँ पे डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी करने से मतलब क्या है? मतलब इसके आवेदन से लेकर मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की गई है। मतलब इसमें किसी भी तरह का फिजिकल कागजी काम नहीं हुआ, सारा काम डिजिटली हो गया। और अगर बात करें ये एफपीआई लाइसेंस क्या है, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस क्या है, तो आप कहोगे कि विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों में, बॉन्ड्स में ये निवेश करने की अनुमति देता है। और अभी तक क्या होता था कि एफपीआई लाइसेंस पाने के लिए विदेशी निवेशकों को अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेजने होते थे, उसके बाद कई प्रक्रियाएं होती थी, मतलब इसमें काफी समय लग जाता था। लेकिन अब जब ये पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस की शुरुआत होने से जो लगने वाला समय है ये बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, ये विदेशी निवेशक एफपीआई लाइसेंस मिलने से क्या करते हैं? तो मैंने आपको बताया हमारे शेयर मार्केट में ये इन्वेस्ट करते हैं। और आप इसको कंफ्यूज मत करना एफडीआई से।
ये एफपीआई है। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमने कई बार पढ़ा है, और ये हम पढ़ रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इसमें सबसे बड़ा अंतर यही होता है, जो एफडीआई होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। एफडीआई भौतिक संपत्तियों में इन्वेस्ट करते हैं, और एफपीआई शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। ये इनमें मुख्य अंतर है। ठीक है, तो सब मैंने आपको समझा दिया। प्रश्न क्या है, ध्यान रखना, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1985 में। और हाँ, इसके फाउंडर कौन है? उदय कोटक। और उदय कोटक से याद आ रहा है क्या, अभी 2026 में पद्म भूषण उदय कोटक को भी दिया गया है, पढ़ा था हम लोगों ने। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, एमडी सीईओ अशोक वासवानी है। इसका टैगलाइन होता है लेट्स मेक मनी सिंपल। फुट ले लिए। अच्छा, अब बैंक वाला प्रश्न है, कुछ और बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक याद रखना, अगर पूछे किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी थी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और वैसे आपको पता है सागरमाला कार्यक्रम ये कब शुरू होता है? मार्च 2015 में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बन गई है जू जियाए, ये चाइना से है। फिनटेक कंपनी स्लाइस में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा, ये कहां पर लॉन्च की? बंगलुरु। मशरेक, ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना? यूएई। आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। .बैंक.इन डोमेन अपनाने वाला पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, ये कौन सा बना? पंजाब नेशनल बैंक। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे, और किस बैंक ने लॉन्च किया? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ग्लोबल फाइनेंस, इसने जो वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 किसे चुना था? एसबीआई को। और अभी वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से भी सम्मानित किया था। उसके अलावा आपको याद है स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना था? फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये सब बैंकिंग से संबंधित प्रश्न थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक ने चिकबल्लापुर जिले के गोरीबिदारनूर नामक एक स्थान है, वहां पे अपनी तरह का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क का एक औद्योगिक क्षेत्र होगा, जिसे विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए विनिर्माण व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब यहाँ पे जो भी कारखाने या जो भी उद्योग होंगे, वे मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ओन्ड, यानी कि उनके द्वारा स्वामित्व उनका महिलाओं का होगा, और संचालित भी महिलाओं के द्वारा किए जाएंगे। ये पार्क महिला उद्यमियों को विनिर्माण और बड़े व्यवसायों में आने के लिए एक सुरक्षित, सहयोगी और सभी आधुनिक सुविधाओं वाला माहौल प्रदान करेंगे। मतलब इंडस्ट्रीज, उद्योग महिलाएं चलाएंगी। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था कि देश का पहला महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क ये कहां पर बना है? ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, और ये प्रश्न आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। तो कहां पर स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा हैदराबाद में। ये 2022 की बात है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं, ये कर्नाटक का पहला है इस तरह का महिला नेतृत्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क, ये कर्नाटक का पहला है। तो इसे स्थापित किया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1983 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। और अगर फिक्की की बात करें, तो सबसे पहले तो एक तो फिक्की की फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन है। स्थापना इसकी होती है 1927 में। इसकी जो स्थापना है ना, महात्मा गांधी जी की सलाह पर भारतीय व्यवसायी थे जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, उन्होंने की थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, डायरेक्टर जनरल ज्योति विज है। और वैसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अभी नई हेड कौन बनी थी? जॉय श्री दास गुप्ता। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय राज्य अभी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गोवा।
तो याद रखेंगे गोवा, ये भी केरल के बाद व्यापक स्टेट लेवल बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला अभी दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। तो इस एटलस में गोवा में पक्षियों की प्रजातियां, उनके वितरण और संख्या का विस्तृत वैज्ञानिक डेटा आपको मिलेगा, और ये डेटा संरक्षण और निगरानी में मदद करेगा पक्षियों की। तो अभी ये एटलस अभी 7 फरवरी 2026 को गोवा के नवे पक्षी महोत्सव के दौरान जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ से भी पहला प्रश्न वो आपका बन जाएगा, वो आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि जो बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य है वो कौन सा है। तो याद रखेंगे केरल। और अब दूसरा कौन सा बन गया, दूसरा गोवा बन गया है। अब देखो बर्ड से और क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2-3 तो दिवस ही हो जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को होता है। नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को होता है। और ये हम हमेशा पढ़ते हैं। देखो भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस ये किस राज्य के पास है, तो आंसर होगा केरल। और अब दूसरा हो गया गोवा। उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी कहाँ पर खोली थी, देहरादून में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क जिसे बोलते हैं अमृत महोत्सव पार्क, इसका उद्घाटन किया गया था नागपुर में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं सलीम अली। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा था। और किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में। लेकिन याद रखना ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है ना, ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है, गुजरात का है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, उड़ीसा में। जो आपने चिल्का झील देखी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, उसी में आपको मिलेगा नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। उसके अलावा ये एक प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बर्ड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। याद रखना ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप मुझे बताओ भारत का भी पहला तितली अभ्यारण्य ये कहाँ पर बना और कौन सा बना। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए हो जाता है। और आज जो हमारे प्रश्न का उत्तर था गोवा, तो गोवा में आपको ले चलता हूँ। ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल पणजी हो गई, जो कि मंडवी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो गए। गवर्नर है अशोक गजपति राजू। और गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को। उसके अलावा याद रखना बाकी गोवा से संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं कि पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज ये कहां पर लॉन्च हुआ, गोवा में। 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 हुआ गोवा में। और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना था गोवा। पहला कौन सा था, मिजोरम। और गोवा के ओजो फैनी को जीआई टैग दिया गया। राजभवन अन्न धन योजना शुरू हुई। भारत की पहली आरो फेरी सेवा ये कहां पर शुरू हुई थी, गोवा में ही। और फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट किया था भारत ने। भारत में भी कहां पे हुआ था, गोवा में। आप बता सकते हो उसमें विजेता कौन रहे थे। चलो आपके लिए होमवर्क प्रश्न रख देते हैं। आपको बताना है इसमें विजेता कौन थे, किस देश से थे। और 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट हुआ था गोवा में ही। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया, वही प्रश्न है। बाकी 10वां आयुर्वेद दिवस की मेजबानी 2025 में गोवा ने की थी। और याद रखना आयुर्वेद दिवस हम मनाते हैं अब 23 सितंबर को। थीम थी जन पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। महाजय घर योजना ये भी गोवा में शुरू हुई थी। तीसरा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ था गोवा के पणजी में। भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र गोवा में स्थापित किया गया और इसे नाम दिया था प्रयास। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना था गोवा। भारतीय नौसेना ने गोवा में स्थित आईएनएस हंसा में MH-60R हेलीकॉप्टरों के अपने दूसरे स्क्वाड्रन को नौसेना में शामिल किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था, जिसकी हाइट है 77 फीट, कांसे की बनी है। रामवी सुतार इसके वास्तुकार थे। इनका तो निधन भी हो गया वैसे अभी, है ना। तो ये सब बातें गोवा से ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया, तो आंसर होगा चाइना में। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 इसका अभी एक 6वां संस्करण हुआ था 3 से लेकर 8 फरवरी तक। कहाँ, किंगदाओ चाइना में। और इसमें वैसे टॉप पर अगर आप देखोगे मेडल के हिसाब से तो साउथ कोरिया टॉप पर है, क्योंकि इसके पास 1 गोल्ड है और 1 ब्रोंज है, यानी कि टोटल 2 मेडल है। दूसरे स्थान पे जापान है, 1 गोल्ड है। तीसरे पे चाइना रहा, 2 सिल्वर है इसके पास। और अगर हम अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करते हैं, मेंस कैटेगरी वुमेन्स कैटेगरी में, तो फिर आप देखोगे जापान ये मेंस कैटेगरी में टॉप पर है, क्योंकि इसने मेंस कैटेगरी में 1 गोल्ड जीता। साउथ कोरिया वुमेन्स कैटेगरी में टॉप पर है,
उसने वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और हम सबको मिलाकर के अगर मेडल टैली में देखते हैं तो साउथ कोरिया के पास एक गोल्ड एक ब्रोंज है, मतलब 2 मेडल आ गए, इसलिए वो टॉपर हो गया ओवरऑल मेडल टैली में। जापान के पास केवल एक ही मेडल है, एक ही गोल्ड है, इसलिए वो दूसरे स्थान पे रहा। अब बैडमिंटन से कुछ और प्रश्न हम रिवाइज करें। देखो, एक तो आपको याद रखना है कि इस साल जो 30वां 30th नंबर का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, भारत में होगा, भारत में भी कहा, नई दिल्ली में। उसके अलावा BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाई गई पीवी सिंधु, और हमने पढ़ा था पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई। शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर। साइना नेहवाल, अभी इन्होंने अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अभी 24वें इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसको योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, उसमें मेन सिंगल का टाइटल लिन चुन यी ने जीता था, ताइवान से है। वुमेन सिंगल आन शी यांग ने जीता, साउथ कोरिया से है। ठीक है, तो बैडमिंटन से संबंधित ये बिल्कुल लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2026 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो हम बात कर रहे हैं वायु शक्ति अभ्यास 2026 की, और यह भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन ये फरवरी 2026 में किया गया था। कहां पर? राजस्थान में, जैसलमेर के पोखरन रेंज में। तो इसमें 100 से ज्यादा विमान हिस्सा लेंगे। इसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, जगुआर और मिराज 2000 जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स इसमें शामिल होंगे। और उसके अलावा याद रखना, भारत का स्वदेशी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, यानी कि पहली बार लाइव रॉकेट फायरिंग ये प्रदर्शित की जाएगी इसी में, वायु शक्ति 2026 अभ्यास में। ठीक है, तो इसको याद रखो, अच्छा प्रश्न बन सकता है ये। अब यहाँ पे जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये सारे अभ्यास भारतीय सेना ने ही आयोजित किए थे। एक बार देखो इनको। अगर अभ्यास ड्रोन प्रहार की बात करते हैं, भारतीय सेना ने आयोजन किया था अरुणाचल प्रदेश में। दिव्य शक्ति अभ्यास आयोजन भारतीय सेना ने किया सिक्किम में। और अचूक प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। और कौशल 3.0 अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था अरुणाचल प्रदेश में। और समन्वय शक्ति, इसका आयोजन किया था इंडियन आर्मी ने असम और मणिपुर के बीच में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये बुक वाला प्रश्न है। तो बुक का नाम क्या है? रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। और इसको लिखा किसने है? नवीन कुंडू ने लिखा है। तो ये बुक आप कह सकते हो 2047 तक भारतीय पर्यटन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने पर यह बुक आधारित है। तो बुक का नाम याद रखेंगे। पूरी बुक का नाम क्या है? रिक्लेमिंग इंडिया, अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म एनक्लेम्ड थ्रोन, और लिखा है नवीन कुंडू ने। बाकी देखो, बुक वाला प्रश्न है। कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। एक बुक हमने पढ़ी थी जिसका नाम है द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये ऑटोबायोग्राफी है बेगम कुदसिया रसूल की। भारत दैट इज इंडिया को अभिजीत जोग ने, द 11th आवर क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज को सलमान रुश्दी ने, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर को रंजन महाजन ने, व्हेन इट ऑल बिगन को राकेश मारिया ने, सनातन संस्कृति की अटल संस्कृति, अटल जी के ऊपर ये बुक आई थी, इसको दिखा वासुदेव देवनानी ने, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है ये। और द ग्रेट सैंक्शंस हैक, इसको उर्जित पटेल ने लिखा। और मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण जी किया सिकंदर कुमार ने। माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट को लिखा उदय कुमार ने, और इसको लॉन्च किया था नितिन गडकरी ने। उसके अलावा महामना वांग्मय, ये पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन और भाषणों का संग्रह है। और इन स्पेस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेट, इसको लिखा था प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो ये सारी बुक्स भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। तो याद रखेंगे सिंपल सा कि हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में दालों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और थीम क्या है इस बार की? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस, विश्व की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। आपको याद आता होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया था, और उसके बाद 2019 को पहली बार वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया था। ठीक है, तो ये होता है पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। और वैसे 10 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ
अरेबियन लेपर्ड के रूप में भी मनाया जाता है। बाकी आप देखोगे फरवरी में अभी तक कौन कौन से दिवस मनाए गए, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, और 6 फरवरी को भी महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63 परसेंटाइल हिस्सेदारी को खरीद लिया? तो आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो याद रखेंगे अभी 52.63% हिस्सेदारी को खरीद लिया है, और इस अधिग्रहण के बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी, एक सहायक कंपनी बन गई है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की बात करें, स्थापना इसकी होती है 1969 में, और याद रखना ये एक महारत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और आपको बता दूं कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, सौभाग्य योजना है, और अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इन सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम किया था इसी ने। इसके सीएमडी है जितेंद्र श्रीवास्तव। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1986 में होती है, और मुख्यालय नई दिल्ली, सीएमडी है परविंदर चोपड़ा। ठीक है, तो किसने किसको खरीद लिया है, तो ये ध्यान रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ? तो ये ज्वालामुखी आपको मिलेगा ग्वाटेमाला देश में। ग्वाटेमाला ये सेंट्रल अमेरिकी देश है, और यहीं पर स्थित फ्यूगो ज्वालामुखी, जिसे आग का ज्वालामुखी भी कहते हैं, और ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और अभी इसमें पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और इसके बाद ये फिर से एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे वॉल्केनो से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ग्वाटेमाला आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में ग्वाटेमाला। कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी हो गई, करेंसी है ग्वाटेमालन क्वट्जाल। अब देखो वॉल्केनो से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके। एक तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली के लिपारी द्वीप पर है, और इटली में ही एटना ज्वालामुखी भी है, सिसिली द्वीप पर, यहाँ पर विषुवियस ज्वालामुखी भी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में मिलेगा। किलायू ज्वालामुखी, मोनालवा ज्वालामुखी, ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। माउंट इबू, माउंट सेमेरू, लेवो टोबी लाकी ज्वालामुखी, क्राकातोआ, माउंट मेर्रापी, माउंट सिनाबुंग, ये सब इंडोनेशिया में है लेंगे। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। और रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को ही कहते हैं। उसके अलावा ज्वालामुखी फटने पर टॉप पर जो गड्ढा बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। अच्छा, रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित कल्यूचेवस्काया ज्वालामुखी, यहाँ पर भी 600 सालों के बाद विस्फोट हुआ था। बिजिमियानी ज्वालामुखी, ये रूस के कमचटका प्रायद्वीप में भी है, आपको मिलेगा, मतलब ये तीनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। और हेली गुब्बे ज्वालामुखी याद रखना इथोपिया में है, और ये वॉल्केनो 12,000 सालों के बाद फटा था, और इसका स्मोक उड़ते उड़ते भारत तक आ गया था, तो ये काफी न्यूज में था, ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आप लगाएं, और पीडीएफ आपको मिल जाती है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? अमरावती। फिर पूछा 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। फिर पूछा भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह ये कौन सा बन गया है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। और 39 नंबर का सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हुआ फरीदाबाद में। अभी फरवरी 2026 में भारत ने कहां पर अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा। और भारत का पहला को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किस रीजनल रूरल बैंक ने लॉन्च किया? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। उसके अलावा एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किस संगठन के द्वारा शुरू की गई? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। और छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा मुंबई। और एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में
प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस प्लेयर बन गए हमारे युकी भांबरी। और आखिरी प्रश्न था, किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी भारत की यात्रा पर आए? तो आंसर होगा सेशल्स। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो आपसे पूछा था अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन ये कहां पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।